इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेक्स्ट टॉपिक है, और ये टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं डेफिनेशन के बाद और इंट्रोडक्शन के बाद। अगर के क्वेश्चन फुल फ्लैज आता है 20 मार्क्स के लिए, उसमें इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस या स्कोप इसके हिसाब से कोई सवाल आ जाए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन का स्कोप बता दें, इंपॉर्टेंस बता दें, उसमें हम लोग कवरेज कर लेंगे। इसको 4 अलग हेडिंग्स में हम लोगों ने डिवाइड किया बिजनेस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को, और इन 4 अलग अलग हेडिंग्स में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके पॉइंट्स उठाएं और अपनी तरफ से रीराइट कर लें इसको, और इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता सकते हैं, हम लोग इसको पैराग्राफ फॉर्म्स में बता सकते हैं, हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स के थ्रू बता दें। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरीके से आंसर दे सकते हैं। कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इन स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सटेंड्स अक्रॉस द ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, टेक्निकल, क्लरिकल एंड सोशल पोजीशंस। स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स में हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमारे मैसेजेस जो है वो ओरली ट्रांसफ़र होते हैं। राइटिंग स्किल्स में हम लोग या तो टाइप कर रहे होते हैं या राइट कर रहे होते हैं। देखा जाता है कि हम लोग क्या मैनुअल राइटिंग कर रहे हैं या हम लोग ऑनलाइन टाइपिंग कर रहे हैं। राइटिंग एक्सटेंड्स अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस के हर एरिया में कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है। स्पीकिंग हम लोग कर रहे होते हैं या राइटिंग कर रहे होते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल की बातें हों, चाहे टेक्निकल लेवल की बातें हों। जैसे कि अगर गार्ड की बात करें कि गार्ड को हम लोगों ने टेक्निकल लेवल पे बता दिया, समझा दिया कि उसने किस किस तरीके से क्या प्रोसेस अप्लाई करना है कि सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए तमाम वर्कर्स की, और कैसे वॉक थ्रू को ऑपरेट करवाना है, वॉक थ्रू गेट को। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में भी हम उसको या तो लिख के दे देंगे, तमाम बातें समझा देंगे। क्लरिकल काम, रोज़ के काम जैसे कि अटेंडेंस वगैरह होना, ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। और सोशल पोजीशन को देखते हुए हमने किस से कब किस तरीके की कम्युनिकेशन करनी है, इसका भी ख़ास ख्याल किया जाएगा। अर्जेंसी का ख्याल किया जाएगा, किसकी तरफ से मैसेज आया है तो हम कब जवाब दे दें, क्या मैसेज का जवाब देना अर्जेंट है या नहीं है, हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे। हम ये सोचेंगे कि हमारे पास कौन सी मेल को जवाब देना सबसे ज़्यादा बेहतर समझा जाएगा या किसकी सबसे ज़्यादा अर्जेंसी है, तो हम लोग उस मेल की तरफ पहले चले जाएंगे और रिमेनिंग मेल्स को हम लोग बाद में जवाब दे सकते हैं। तो ये प्रायोरिटीज़ देखना, सोचना, टाइम को कैसे एलोकेट करना है, किससे कब कम्युनिकेशन करनी है, हम किससे मुखातिब हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बेहतर बना सकते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एनहांस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम द पर्सनल टू द प्रोफेशनल। रोज़ाना की ज़िंदगी, अभी जो हमने बात की रोज़ाना की ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में हम लोग बिज़नेस कम्युनिकेशन या सिर्फ कम्युनिकेशन को रिलेट कर सकते हैं, और जो उसूल हम लोगों ने आम ज़िंदगी में सीखे होते हैं वो हम लोग बिज़नेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इज़ वाइटल टू द सक्सेस ऑफ एनी एंडीवर। इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग हेड्स: as lifeblood of every organization, valuable for job requirement, essential for promotion and helping for meeting personal responsibilities। सब डिवाइड करने के बाद सबसे पहले इसको गो थ्रू करते हैं एक दफ़ा, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। एज लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ज़िंदगी में एक खून के तरीके से किसी और चीज़ की अहमियत नहीं है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के बगैर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो सकती। तो लाइफ ब्लड की तरीके से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन की एक अहमियत है। इसका मतलब ये है कि अगर के रिस्पॉन्स ना आए तो कोई डिपार्टमेंट फेलियर का शिकार हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि लीगल नोटिस आया है किसी कंपनी को, लीगल नोटिस का हमने प्रॉपर्ली सही टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं किया, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा इशू आ सकता है। हमारे ख़िलाफ़ लीगल चार्जेस लग सकते हैं, हमारे ख़िलाफ़ लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती हैं। किसी भी चीज़ को हम लोगों ने अगर सही तरीके से ऑपरेटिव नहीं रखा लीगल मैनर में, तो हम लोग अगर के कम्युनिकेशन कर लेंगे टाइम से, तो लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि चलता फिरता है खून के तरीके से कम्युनिकेशन को हम लोगों ने रेडी रखना है। बिज़नेस में हर एंगल से हमने देखना है कम्युनिकेशन के क्या क्या फ़वाइद हैं और किस शख्स तक कब बात पहुंचानी है और किसने कब रिस्पॉन्ड करना है। सेकंड है वेरिएबल फॉर जॉब रिक्वायरमेंट। आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं तो आपकी एक स्किल्स बहुत ज़्यादा अहम है, वो इंटरपर्सनल स्किल या कम्युनिकेशनल स्किल कहलाती है।
दो अगर कैंडिडेट्स हैं किसी जॉब के लिए, एक की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं, वो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, और जो दूसरा कैंडिडेट है उसका एक्सपीरियंस तो काफ़ी है लेकिन वो अपनी बात को ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सोचेगी कि वो ऐसे शख्स को ले बैलेंस करते हुए कि अगर कि उसका थोड़ा एक्सपीरियंस कम भी है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं या उसकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं तो फिर वो उसको रख लेंगे, जॉब पे हो सकता है। थर्ड है एसेंशियल फॉर प्रमोशन। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम लोग प्रमोशन की बात करें, फ़र्ज़ करते हैं कि 4 लोग एलिजिबल फॉर प्रमोशन थे कंपनी के अंदर, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो एक दफ़ा आपको कंपनी के अंदर एंट्री मिल भी गई। कंपनी के अंदर एंट्री मिलने के बावजूद जो अगला लेवल होता है वो होता है कंपनी के अंदर एक्सेल करना, आगे बढ़ना। कंपनी के अंदर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रमोशन चाहिए होती है। प्रमोशन उसी को मिलती है जो बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को अप्लाई कर रहा होता है। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि 4 कोई एम्प्लॉयज़ हैं कंपनीज़ में और उन 4 एम्प्लॉयज़ में से 3 की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और किसी एक एम्प्लॉई की थोड़ी बहुत लैगिंग है कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो ऐसा हो सकता है कि प्रमोशन के लिए वो एलिजिबल था लेकिन सिर्फ उसकी एक खामी जो है उसको प्रमोशन से रोक सकती है, उसका प्रमोशन डिले कर सकती है। फोर्थ, हेल्प फॉर मीटिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कैसे मीट कर सकते हैं? हम कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रहे हैं तो हमने कब तक सबमिट करवानी है, हमने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो हम लोग कब तक कंप्लीट कर लें। उसके लिए हमारे पास टीम क्या होनी चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए हमारे पास, उस स्टाफ में हम लोग मिक्स एंड मैच क्या कर सकते हैं, कितने न्यू कमर्स को हम लोग उस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने हमारे पास एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए। तो ये कहलाएगा हेल्प फॉर मीटिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप अपनी जिम्मेदारियों को बिज़नेस कम्युनिकेशन अप्लाई करते हुए किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग, एज लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। An organization is a group of people associated for business, political, professional, religious, social और other purposes। ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है? बहुत सारे उसके मोटिव्स हो सकते हैं। पहला मोटिव बिजनेस, जो आप ज़्यादातर देखते हैं। पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है। वो पॉलिटिकल मोटिव की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उसका मेन मोटिव बिजनेस करना ही नहीं है बल्कि लोगों के लिए वो पॉलिटिक्स के थ्रू सर्विसेज दे रहे होते हैं। इसका मतलब उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि उनका काम होता है लोगों की खिदमत करना। इसके बाद प्रोफेशनल, रिलीजियस, सोशल और अदर पर्पसेस। प्रोफेशनल का मतलब हम बिज़नेस ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट या लॉस कमा लें और ज़्यादातर हमारी कोशिश यही होती है प्रॉफिट करना। रिलीजियस कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी बिज़नेस कर रही होती है किसी ना किसी तरीके से। उनका भी मोटिव ये होता है कि सर्व करें पहले अपनी ह्यूमैनिटी को, सर्व करें अपने लोगों को, प्रॉफिट मिलता है तो मिले, वो सेकेंडरी मोटिव है। प्राइमरी मोटिव उनका है कि लोग किस तरीके से उनकी बातों पे अमल कर लें और उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो जाएं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जैसे कि किसी एरिया में 2 से 3 स्ट्रीट में सब लोग मिलके बैठ के साथ बात कर रहे हैं कोई, या कोई इनकी तंजीम बनी है या कोई दोस्ती वगैरह, ये इनफॉर्मल ग्रुप्स में आता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी ना किसी हद तक, लेकिन ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती बल्कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इट्स एक्टिविटीज़ रिक्वायर ह्यूमन बींग्स टू इंटरेक्ट एंड रिएक्ट, यानी कि टू कम्युनिकेट। ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है बार बार कम्युनिकेशन का होना। कम्युनिकेशन का होना कैसे हो सकता है? इंटरेक्ट करते हुए और रिएक्ट करते हुए। They exchange information, ideas, plans, orders, make decisions, rules, proposals, contracts, agreements, use data and conduct discussions, meetings and research, which are all different forms of communication. Communication हम कैसे कैसे कर सकते हैं? हम रूल्स बनाते हुए कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। जो रूल्स बना रहे हैं, कोई लॉयर है या हमारे पास कोई लीगल स्टाफ बैठा है वो रूल बना रहा है। वो रूल जो बना रहा है वो सेंडर होगा या राइटर होगा, और जो रूल पे अमल दरामद कर रहे हैं वो रिसीवर होंगे यानी कि रीडर्स होंगे। आइडियाज़ का पास करना, प्लान्स बनाना, प्लान्स डिस्कस करना, ऑर्डर्स देना अपने सप्लायर्स को, ऑर्डर्स देना अपने स्टाफ को, मेक डिसीजन मेकिंग करना टाइमली। कब हम लोग
क्या डिसीजन ले रहे होते हैं, उसकी टाइमलीनेस, किस किस को हम डिसीजन बता रहे होंगे, हमारी टीम में कौन कौन ऐसे शख्स मौजूद हैं जो हमारे डिसीजन को अप्लाई करवा रहे होंगे हमारे साथ मिलकर। प्रपोजल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स के प्रपोजल्स हैं, तो पहले प्रपोजल डिस्कस होगा। प्रपोजल बनाना ये भी कम्युनिकेशन, प्रपोजल का डिस्कशन करना ये भी कम्युनिकेशन। इन प्रपोजल के डिस्कशन के बाद फाइनल प्रपोजल जो एक्सेप्ट होगा वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने वर्कर्स को बता रहे होंगे कि हम लोग 3 या 2 प्रोडक्ट्स में से फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम फाइनलाइज कर रहे हैं और हम इसी की प्रोडक्शन करेंगे, और जो हमारा ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 था उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो किस जिम्मेदारी की तहत काम कर रही होगी। एग्रीमेंट्स करना, यूज़ डेटा का किस तरीके से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, हम लोग कस्टमर्स के ट्रेंड्स कैसे पता लगा सकते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट या रिसर्च डिपार्टमेंट हमारा ये काम कर रहा होगा, ताकि हम लोग जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसके पीछे हमारे पास बैकअप पे डेटा मौजूद हो, जिसकी सोर्स पे हम लोग फैसला कर रहे होते हैं। कंडक्ट डिस्कशंस करते हैं टीम मेंबर्स के साथ, डिस्कशन करते हैं डायरेक्टर्स के साथ, डिस्कशन करते हैं हम अपने सप्लायर्स के साथ, बैंकर्स के साथ। मीटिंग्स, फॉर्मल मीटिंग्स होना, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग होना, आइंदा जाके हमारे पास कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हम उसका क्या हल निकाल सकें। रिसर्च करना, आइंदा कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे काम में आ सकती है बिज़नेस में, उसको अप्लाई करवाना, कैसे हम लोग कॉस्ट इफ़ेक्टिव चल सकते हैं, हम लोगों की कॉस्टिंग कैसे कम हो सकती है, हम लोग कहाँ से सप्लायर्स को अरेंज कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो पुराने रॉ